हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी और उसमें हम देख रहे थे इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स के बारे में। हमने देखा था सक्सेसर स्टेट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में। आज दोस्तों हम देखेंगे मराठा के बारे में कि मराठा जो साम्राज्य है, आप सबों को पता है, उसकी शुरुआत शिवाजी महाराज ने की थी। और दोस्तों, इन्होंने मराठा साम्राज्य की शुरुआत की थी जो बीजापुर के लोकल मुस्लिम रूलर्स थे, आदिल शाही सल्तनत के जो रूलर्स थे बीजापुर के, उनके अगेंस्ट में, और जो मराठा किंगडम थी उनके अगेंस्ट में इन्होंने, शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और उनकी मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में। तो आज दोस्तों, आज हम देखेंगे 1680 ईस्वी के बाद, मीन्स की शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद किस तरीके से मराठा साम्राज्य आगे बढ़ती है और किस तरीके से जो मराठा एक समय में माइटी मराठा थी, मीन्स कि इन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र, न सिर्फ दक्कन, बल्कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी अपना प्रभुत्व जमा लिया था। मुगल साम्राज्य इनके कंट्रोल में होता था। तो किस तरीके से ये आगे चल के पानीपत की लड़ाई में हार जाते हैं और किस तरीके से उसके बाद अंग्रेज़ों के सामने भी ये टिक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक आपको पता है कि शिवाजी महाराज जिनकी मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में, उनके दो बेटे थे, संभाजी महाराज एंड राजा राम। तो दोस्तों, शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में और उसके बाद संभाजी महाराज गद्दी पे बैठते हैं और नए छत्रपति बनते हैं मराठा साम्राज्य के। तो दोस्तों, संभाजी महाराज 1680 में गद्दी पे बैठते हैं और 1689 ईस्वी में, 1689 में जो होता है कि औरंगजेब इनको कैप्चर कर लेता है और इनकी बहुत ही कह सकते हैं क्रूरतापूर्वक इनकी हत्या कर दी जाती है। तो 1689 में जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है, संभाजी की हत्या कर दी जाती है, तो दोस्तों बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहा है कि संभाजी की मृत शरीर के ऊपर मराठा साम्राज्य एक हो जाता है। तो संभाजी की मृत्यु के बाद जो राजा बनता है, मीन्स की जो छत्रपति बनता है, ही वाज राजा राम। तो 1689 में राजा राम छत्रपति बनते हैं। ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे संभाजी और संभाजी का एक बेटा भी है, साहू जी। बट एट द टाइम संभाजी की मृत्यु के बाद जो संभाजी थे और जो की मृत्यु के बाद संभाजी की वाइफ और उनका जो बेटा था साहू जी, इन दोनों को औरंगजेब अपनी कस्टडी में रखता है। हालांकि जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनका ये कहना है कि उनको अच्छे से रखा गया था, क्योंकि औरंगजेब को ये लग रहा था कि आगे चल के साहू जी औरंगजेब के लिए काम करेगा। ठीक है, बट हिस्ट्री कुछ और होने को कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो आप देख रहे हो कि संभाजी की मृत्यु के बाद साहू जी औरंगजेब के कैप्चर में है। ठीक है, औरंगजेब के कंट्रोल में, औरंगजेब इनको अपने यहाँ रखा हुआ है बंदी बना के, या फिर हाउस अरेस्ट बोल दो, या फिर कुछ भी इस टाइप की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे राजा राम होता है। ठीक है, और राजा राम की जो वाइफ है, राजा राम की वाइफ है ताराबाई, और इनके बेटे का नाम है, शिवाजी के नाम पे ये रखता है शिवाजी 2। ठीक है, तो राजा राम की यहाँ पे दोस्तों मृत्यु हो जाती है 1689 में। ठीक है, राजा राम की मृत्यु होती है 1689 में ये राजा बनते हैं, छत्रपति बनते हैं, और 1699 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। और एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ राजा राम, शिवाजी 2 थे, उनकी एज बस 10 साल होती है। ठीक है, तो जो ताराबाई है राजा राम की वाइफ, ये ताराबाई यहाँ पे मराठा का नेतृत्व करती है और मुगलों के अगेंस्ट में जितने भी वारफेयर्स होते हैं, सारे वारफेयर्स को लीड करती है यहाँ पे ताराबाई। ठीक है, और अभी तक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे साहू जी यहाँ पे औरंगजेब के कैप्चर में ही रहते हैं, साहू जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में, उनके दो बेटे होते हैं, संभाजी एंड राजा राम। संभाजी की मृत्यु हो जाती है 1689 में। उसके बाद संभाजी का जो भाई रहता है
राजा राम वो गद्दी पे बैठता है, वो छत्रपति बनता है। और 1689 टू 1699 राजा राम का रूल चलता है वहाँ पे। 1699 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है, और राजा राम की उसके बाद जो राजा राम की वाइफ होती है ताराबाई, वो मराठाओं को लीड करती है इन द नेम ऑफ शिवाजी टू, बिकॉज शिवाजी टू की जो एज होती है एट दैट टाइम दैट वाज ओनली 10 ईयर्स। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि तो उसके बाद देखो दोस्तों 1699 से 1707 तक आपको मैंने बताया था कि ये जो 1707 है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड। ओके, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि 1707 में ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वन फॉर द टोटली इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में कि यहाँ पे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और साथ ही साथ 1707 में जो है साहू जी को, औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी को रिलीज कर दिया जाता है। साहू जी को रिलीज कर दिया गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले से रूल कौन चला रही थी यहाँ पे, ताराबाई ऑन द नेम ऑफ शिवाजी टू। ठीक है, बट अब यहाँ पे संभाजी के जो बेटे हैं, एक्चुअली संभाजी वाज ऑल्सो ए किंग, छत्रपति, सो उनका जो बेटा है साहू जी, वो यहाँ पे आते हैं और संभाजी बोलते हैं कि भाई आई एम द छत्रपति। ठीक है, तो यहाँ से एक बोन ऑफ कंटेंशन स्टार्ट होगी बिटवीन द ताराबाई, आप शिवाजी टू बोलो या फिर ताराबाई बोलो, एंड साहू जी। ठीक है, तो साहू जी यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन की अगर बात की जाए तो साहू जी का जो क्षेत्र है दैट वाज इन सतारा हमें पता है कि महाराष्ट्र में एक रीजन है अभी भी, और ताराबाई का जो क्षेत्र है दैट वाज एट द कोल्हापुर। ओके, और अभी भी सतारा में साहू जी के वंशज और ताराबाई या फिर शिवाजी टू के वंशज कोल्हापुर में अभी भी रहते हैं दोस्तों। तो उसके बाद अगर देखा जाए कि इन दोनों के बीच ये जो दो फैक्शंस थे, साहू जी एंड ताराबाई, इन दो फैक्शंस के बीच दोस्तों, साहू जी एंड ताराबाई के बीच एक दोनों ग्रुप के बीच में फुल स्केल सिविल वार स्टार्ट हो जाता है। और ये जो सिविल वार है ये अप्रॉक्स 5 to 6 ईयर्स ये चलता ही रहता है। ठीक है, और इसके बीच में हो क्या रहा है कि जो भी मराठा सरदार थे या फिर जो देशमुख थे, देशमुख में दोस्तों की जो रिवेन्यू ऑफिसर्स होते थे मराठा साम्राज्य में, उन्हें देशमुख बोला जाता था। तो ये जो मराठा सरदार थे और देशमुख थे, ये अपनी अपनी लॉयलिटी साबित करना चाहते थे कि या तो मान लो कि कभी वो साहू जी के साइड में हो गए या फिर कभी ताराबाई के साइड में हो गए, और इनसे भी अगर मन नहीं भरा तो कभी ये मुगल के साइड में चले जाते थे। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें उस समय हमें देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से वीक हो रहा था। बट एट द सेम टाइम कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो यहाँ पे तिनका नहीं है, पूरी तरीके से एक सूरज निकल के आता है मराठा साम्राज्य के में, जिसे हम बोलते हैं पेशवा। और पेशवा जनरली इंडिपेंडेंट सरदार थे। ठीक है, और जनरली वो पुणे के जो पेशवा का जो पूरा क्षेत्र थे वो अभी भी उस समय भी पुणे ही था। ठीक है, और जनरली दे आर द ब्राह्मण फैमिलीज, चितपावन ब्राह्मण पेशवा या फिर उनको मुख्य प्रधान भी बोला जाता था। जनरली दे आर द चीफ मिनिस्टर्स। और एक बंदा निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ ने पूरी तरीके से जो साहू जी हैं सतारा में, उनको अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने में बालाजी विश्वनाथ हेल्प करते हैं। और साहू जी के जितने भी इनेमीज होते हैं विद इन द मराठा एंड आउटसाइड द मराठा साम्राज्य, उनको वो पूरी तरीके से ख़त्म करके साहू जी को विक्टोरियस बनाते हैं इन 1718 और 1719, 1718 और 1719 तक आते आते साहू जी पूरी तरीके से विक्टोरियस हो जाते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो दोस्तों हम बालाजी विश्वनाथ के बारे में जानेंगे कि कौन है ये बालाजी विश्वनाथ। तो 1718 से 1719 के बीच में अगर देखेंगे तो बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा हैं उनकी शुरुआत होती है पेशवाईशिप की, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि जब साहू जी की मृत्यु होती है तो
उस समय तक आते आते जो पावर सेंटर एक समय में शिवाजी महाराज के वंश के थ्रू चली आ रही थी, जो शिवाजी महाराज के लिनियज के थ्रू चली आ रही थी, वो पावर सेंटर जो है मराठा साम्राज्य का पूरी तरीके से पेशवाओं के हाथ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम देखा तो देखिए जो बालाजी विश्वनाथ थे वो एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म होता है और इनकी जो स्टार्टिंग लाइफ थी मीन्स कि वो बहुत ही एक छोटे से रेवेन्यू ऑफिसर के तरह ये काम किया करते थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। और धीरे धीरे ये मराठा साम्राज्य में ऊपर तक जाते हैं और साहू महाराज के बिल्कुल लॉयल की तरह काम करते हैं और जितने भी साहू महाराज के इनेमी हैं उनको वो पूरी तरीके से सप्रेस करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और साहू जो भी मराठा सरदार थे उनके बीच में साहू जी को पूरी तरह से कंसोलिडेट किया जाता है। और उसके बाद इन्होंने जो आपको पता है हमने आपको बता चुका है, मैंने आपको बताया कि मुगल जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था उसके अंदर ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नोबल्स लाइक एज सैयद ब्रदर्स, और जो राजा भी थे जैसे कि फर्रुखसियार जैसे राजा थे, ये सभी बहुत ही वीक राजा थे और वो जो राजकाज चलाते थे वो पूरी तरीके से नोबल्स के थ्रू चलाते थे। और मुगल साम्राज्य के अंदर में ही नोबल्स का एक ग्रुप बन चुका था जैसे कि तुर्रानी नोबल्स, ईरानी नोबल्स, हिंदू नोबल्स, राजपूत नोबल्स, ठीक है। और जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो जो नोबल्स थे, तो ये जो 3-4 ग्रुप्स मैंने आपको बताया, तुर्रानी, ईरानी, इंडियन मुस्लिम्स, राजपूत्स, इन सबों के बीच में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता था। कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि भाई खुद को दिखाने के लिए वो मुगल एम्पायर के बहुत ही क्लोज है, या फिर उस समय में आपको पता है जैसा कि हिस्टोरियन सतीश चंद्रा ने कहा है कि उस समय में जागीरदारी क्राइसिस चल रही थी, तो अच्छे जागीर को लेने के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कि भाई हमें अच्छा जागीर मिल जाए जिससे कि जो नोबल्स थे उनकी लाइफ अच्छे से चल सके और वो अपने लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर सके। तो बहुत सारे रीजंस थे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के जो मुगल ऑफिशियल्स के बीच में थे, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा कौन उठाते हैं? वो उठाते हैं बालाजी विश्वनाथ। और इसके साथ ही उन्होंने उस समय जुल्फिकार खान थे, उनको इंड्यूस करते हैं कि भाई आप दक्कन का जो चौथ और साथ ही साथ जो सरदेश मुखी है वो दोनों आप दे दो। चौथ और सरदेश मुखी के बारे में दोस्तों हम देख चुके हैं, अगर आपको पता करना है तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाओ, वहाँ पर आपको पूरी तरीके से बताया जाए, किया गया है कि चौथ क्या होता है, सरदेश मुखी क्या होता है, मनसबदारी क्या होती है, जागीरदारी क्या होती है, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में, पैकाबी लैंड क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में वहाँ बताया गया है। और उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे जुल्फिकार खान को इंड्यूस करके इन्होंने डेक्कन का चौथ और सरदेश मुखी तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि भाई अब आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राजा थे वो फटाफट चेंज हो रहे थे, मीन्स कि नोबल को जिसका मन होता था ना उसको वो चेंज करवा देते, ठीक है। तो यहाँ पे सैयद ब्रदर्स जो हैं, सैयद ब्रदर्स उनकी वो हेल्प करते हैं, उनके साथ एक पैक्ट बनाते हैं कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, आप मीन्स कि आप हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि सैयद ब्रदर्स का हेल्प किया कि फर्रुखसियार को इन्होंने ओवरथ्रो कर देते हैं थ्रोन से। फर्रुखसियार के बारे में आपको पता ही है कि जो फरमान आया था, फर्रुखसियार के फरमान के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाके देखो, आपको अच्छे से डील किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्रुखसियार उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि चौथ और सरदेश मुखी, अब इन्होंने क्या किया भाई कि सैयद ब्रदर्स को हेल्प किया फर्रुखसियार को हटाने के लिए। उसके अगेंस्ट में इनको क्या मिलता है भाई, जो 6 मुगल प्रोविंस थे, 6 मुगल प्रोविंस कहाँ के, तो दक्कन के, वहाँ पे इनको मिल जाता है चौथ और सरदेश मुखी। मीन्स कि भाई टैक्स तो हम लेंगे ही लेंगे और सरचार्ज टैक्स भी लेंगे, मीन्स कि 1/4 टैक्स तो लेंगे ही और उसके ऊपर 10% टैक्स और लेंगे, दैट इज कॉल्ड द सरदेश मुखी, ओके। और इसके साथ ही उनको वो लेते हैं मालवा और गुजरात का चौथ, और उनको घोषित किया जाता है जो मराठा साम्राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट इन महाराष्ट्र। तो इस तरीके से बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है 1720 ईस्वी में। उससे पहले इन्होंने साहू महाराज को एक
कंसोलिडेट किया शाहू महाराज के पोजीशन को, और साथ ही साथ इन्होंने मुगल जो वीक शासक थे वहाँ पे, मुगल के जो नोबल्स थे उनकी हेल्प करके इन्होंने धीरे धीरे मराठा साम्राज्य का रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया। आप देख ही रहे हो किस तरीके से इन्हें दक्कन का मिल चुका है चौथ एंड सरदेशमुखी, मालवा का मिल गया चौथ, और गुजरात का भी चौथ इनको मिल जाता है। तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के बाद जो इनका जो बेटा है बाजीराव, मीन्स कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती 1720 में, उसके बाद बाजीराव 1720 से 1740 तक बाजीराव की पेशवाईगिरी चलती है, और उसके बाद 1740 से 1761 में जो बाजीराव का बेटा है बालाजी बाजीराव, उनका शासन चलता है, उनकी पेशवाईगिरी चलती है। और बालाजी बाजीराव की मृत्यु जब होती है 1761 में, उस समय तक जो पेशवाईगिरी है दैट वाज मीन टू बी हेरिडेटरी, उसको हेरिडेटरी कर दिया जाता है कि भाई पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा, पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे बाजीराव के बारे में। 1720 से 1740 तक जो बाजीराव का शासनकाल होता है, इसमें किस तरीके से बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई तक लेके जाते हैं। और 1740 आते आते मुगल साम्राज्य का जो कंट्रोल है वो मराठा साम्राज्य का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से जितने भी मुगल एम्पायर का जितना भी शासन था, जितनी भी टेरिटरीज थी, मैक्सिमम पे मराठा अपना फुल कंट्रोल ले लेते हैं। भाई वहाँ से हमको चौथ मिलेगा, सरदेशमुखी मिलेगा, बट बस इनका एक ही जो दुश्मन कह सकते हो या फिर कॉम्पिटिटर कह सकते हो वो निजाम ऑफ हैदराबाद होते हैं, क्योंकि दोनों चाहते थे कि कर्नाटक, खंडेश और गुजरात पे यहाँ पे इनकी पूरी तरीके से जो कंट्रोल है मराठा चाहता था इनकी हो जाए, और निजाम ऑफ हैदराबाद चाहता था कि इनका हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट बैटल और दो बैटल लड़ाई जाती है। जो फर्स्ट बैटल जिसमें मराठा की हार हो जाती है, बट मराठा ने एवेंज लिया, और सेकेंड बैटल एट पलखेर में इनकी लड़ाई होती है 1728 ईस्वी में अंडर द पेशवाईगिरी ऑफ और लीडरशिप ऑफ बाजीराव वन, जहाँ पे मराठा जीत जाते हैं। और इसके एवज में निज़ाम जो है शाहू महाराज को एक सोल मराठा मोनार्च की तरह से रिकॉग्नाइज कर रहा है यहाँ पे, और डेक्कन का चौथ और सरदेशमुखी पूरी तरीके से फिर से मराठा के पास आ जाता है। और उसके बाद जो बाजीराव रुकते नहीं है, बाजीराव ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी दोस्तों। 1728 में हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से पलखेर में लड़ाई लड़ते हैं निजाम के साथ, और साथ ही साथ वो आगे चल के जो मालवार होता है, मालवार का पूरा जो फ्यूटाइल लैंड होता है, मीन्स कि वहाँ की जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ थी, तो जो बाजीराव होते हैं वो पूरी तरीके से उसको एक्वायर कर लेते हैं। और इसके साथ ही वो अपना मिलिट्री कैंपेन गुजरात की तरफ लेके जाते हैं। गुजरात में जो बाजीराव का भाई होता है वो उसको लीड करता है, और मुगल गवर्नर जो उस समय में गुजरात में मुगल गवर्नर का शासन चलता था, मुगल गवर्नर के साथ उन्होंने 1727 और 1728 में दो ट्रीटीज अपनाते हैं। वो ट्रीटीज क्या होती है भाई, और उन ट्रीटीज के तहत जो भी गुजरात का जो सिटी वाला एरिया रहता है, ठीक है, गुजरात का सिटी वाला एरिया है, वहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन का राइट है वो मुगल के पास हो जाता है, और जो कंट्री साइड मीन्स कि जो गांव वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन का जो राइट्स होता है वो मराठा के पास हो जाता है। और इस तरीके से 60% ऑफ टैक्स जो है गुजरात का शाहू महाराज और पेशवा की तरह चला जाता है। और साथ ही साथ निजाम बार बार मराठा को परेशान करता है, हम आगे भी देखेंगे। तो ये जो निजाम है ये हारने के बाद ये चुप नहीं रहता है, वो 1731 में जो निजाम है और जो मराठा के कुछ फैक्शंस होते हैं, ग्रुप होते हैं, जैसे गायकवाड़, दाभाड़े एंड कदम बंडे, इनके साथ मिलके पेशवा के साथ फिर से लड़ाई लड़ती है। मीन्स कि आप सोच सकते हो कि एक तरफ निजाम, गायकवाड़, दभाड़े और कदम बांडे ये सभी एक जगह पे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और अगेंस्ट द पेशवा आर्मी फिर भी पेशवा आर्मी जीत जाती है, और बुरी तरीके से निजाम और जो मराठा के जो कुछ फैक्शंस होते हैं उनको हराता है, उनको हार का मुंह देखना पड़ता है, और पेशवा पूरी तरीके से जीत जाता है यहाँ पे। तो ये था बाजीराव की जो ये लड़ाइयाँ आगे भी चलेगी। बाजीराव का जो ये मिलिट्री कैंपेन है ये चलते ही रहता है, और 1736 में फिर ये कोकन की तरफ जाते हैं। कोकन दोस्तों जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा का जो एरिया रहता है दैट इज कॉल्ड द कोकन एरिया। एंड कोकन एरिया में उस समय जो
अब्बासिनियन मुस्लिम्स होते हैं जिन्हें सिद्दीज बोला जाता था, जंजीरा साइड में, वहाँ पे सिद्दीज का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो ये बुरी तरीके से सिद्दीज को हराते हैं, और साथ ही साथ जो सल्सेट बेसन और चौल वाला रीजन होता है वहाँ से पोर्टुगीज को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। ये यहाँ पे इस तरीके ये यहाँ पे नहीं रुक रहा है, मीन्स की बाजीराव को अगर आप देखोगे तो कोकन में ही नहीं रुक रहा है, फिर ये दिल्ली पे भी आक्रमण करते हैं। 1737 में अगर आप देखोगे तो ये दिल्ली को अटैक करते हैं, और वहाँ पे जो मुगल की आर्मी रहती है उसको हरा दिया जाता है, ठीक है। और 1739 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ भोपाल, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो मालवा और नर्मदा और चंबल नदी के बीच का जो रीजन है वो पेशवा को दे दिया जाता है। बट पेशवा ऑब्वियसली हम देखेंगे यहाँ पे कि ये पेशवा की बाद में जो मराठा किंगडम है इनकी कमजोरी भी बनती है कि ये रीजन को लेकर के वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल जमींदार हैं उनके साथ वो नेगोशिएट करते हैं कि भाई आप करो, आपको जो करना है, और हमें आप दे दो ईयरली ट्रिब्यूट्स। ओके, तो इस तरीके से ये काम चल रहा है इनका। तो ये था दोस्तों बाजीराव के बारे में। और उसके बाद बाजीराव की मृत्यु होती है 1740 में। उसके बाद जो उनका जो अगले पेशवा बनते हैं हिज बालाजी बाजीराव, जिनका निक नेम है नाना साहेब, और इनकी जो पेशवाईगिरी चलती है 1740 से 1761 के बीच में ये काम करते हैं, और इनको बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है। हालांकि इनका मिलिट्री कैंपेन से ज़्यादा इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा था, और इनको मोस्ट सक्सेसफुल पेशवा माना जाता है। और आप देख रहे हो 1740 से 1761 के बीच में क्या होता है, 1749 में साहू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है, और साहू जी महाराज की मृत्यु के बाद जो बालाजी बाजीराव हैं ही बिकेम द सुप्रीम ऑथोरिटी, मींस कि सर्वे सर्वा यही हो जाते हैं, मैं हूं जो हूं और ये जो बोलते हैं वही हो रहा है। और उस समय के बाद क्या होता है, जो ऑफिस ऑफ पेशवा है दैट बिकम द हेरिडिटरी पोजीशन। ओके, और 1700 अब देखोगे कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है कि 1745 के ऑनवर्ड्स जो नागपुर में राघोजी भोसले होते हैं उनके अगुवाई में मराठा जो है बार बार रेड करते हैं बंगाल सूबा में। अब बंगाल सूबा दोस्तों आपको पता है, बंगाल जो था उस समय का, जो अभी का वेस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश है, अभी का जो उड़ीसा है, जो बिहार है, जो झारखंड है, ये सारा रीजन उस समय बंगाल सूबा के अंतर्गत आता था। उस समय वहाँ पे राज चल रहा था अली वर्दी खान का। और दोस्तों अली वर्दी खान आपको पता है, मैंने ये पहले भी बताया, अली वर्दी खान के टाइम में मराठा बहुत बार रेड कर रहे थे। जो मराठाओं की जो ताकत थी वो बार बार रेड करते थे, ठीक है। और इन रेड से परेशान होकर के अली वर्दी खान ने कहा कि भाई उड़ीसा तुम ले लो और मैं तुम्हें एनुअल चौदह दूंगा 1,20,000 रुपये, उस टाइम का 1,20,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने 1745 के बाद 1751 में ट्रीटी ऑफ भालके होती है, जो उस समय के जो निजाम है सालाबुद जंग, और इसके कारण क्या होता है, जो खानदेश का जो पूरा रीजन होता है वो मराठा साम्राज्य के साथ आ जाता है। दोस्तों राजपूत किंगडम्स की अगर बात करें तो इन्होंने जयपुर, बूंदी, कोटा एंड उदयपुर में इन्होंने रेड किया, बट मीन्स कि वहाँ पे फिर ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लड़ना नहीं है उनसे, बस उनसे एनुअल ट्राइब्यूट लेना है, ठीक है, कि भाई हमें साल में इतना पैसा दे दो। और 1752 की में धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, इनका देखो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से जो पेशवा है इनका पूरा कंट्रोल हो जाता है मुगल एम्पायर पे। वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि जो इमाद उल मुल्क है उनको वजीर बनने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो दिल्ली के बाद आप देख रहे हो जो मराठा साम्राज्य उस समय एक टाइम पे सिर्फ महाराष्ट्र में कंसोलिडेटेड थी, वो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि उन्होंने उड़ीसा जीता, उन्होंने बिहार से उनको टैक्स मिल ही रहा है, बंगाल से टैक्स मिल ही रहा है, वो दिल्ली में अपने मन के हिसाब से वजीर बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं। और उसके बाद वो धीरे धीरे पंजाब की तरफ जाते हैं, और पंजाब में उस समय में जो अहमद शाह अब्दाली के जो एजेंट्स हैं उनका शासन था, और वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो उन एजेंट्स को मार के भगा देते हैं। और दोस्तों यहीं पे जो लड़ाई स्टार्ट होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में। और अहमद शाह अब्दाली जो उस समय के अफगानिस्तान, जो अभी करंट अफगानिस्तान है, वहाँ का राजा था, तुर्रानी डायनेस्टी का ये राजा था अहमद शाह अब्दाली। ये रिटेलिएट करता है और 1761 में ये आता है
भारत और लड़ाई होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑन 14 जनवरी 1761। यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है दोस्तों, इसमें ये डिसाइड नहीं होता है कि रूल कौन करेगा इंडिया पे, बट ये जरूर डिसाइड होता है कि कौन रूल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली की हेल्प कौन करता है दोस्तों? जो अवध का राजा है शुजाउद्दौला एंड रोहिलखंड का राजा है नजीब उद्दौला। और यहाँ पे मराठा ने भी कोशिश की थी कि जो वहाँ के राजपूत से हैं या फिर जो बंगाल के राजा है, जो लोकल राजा है नॉर्थ में, उनके साथ हेल्प करने की, बट आपको पता है मराठा बार बार सब जगह पे रेड करते थे और सभी मराठा से परेशान थे, तो मराठा की हेल्प किसी ने भी नहीं की। तो जो मराठा को लीड कर रहे थे, हालांकि पेशवा का सन यहाँ पे, पेशवा का जो बेटा था विश्वास राव, वो हेल्प कर रहा था, बट जो मेन लीड कर रहे थे वो थे पेशवा के कजिन सदाशिव राव भाऊ। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और यहाँ पे मराठा को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है, और जिससे इस हार से जो बालाजी बाजीराव होते हैं वो उनको बहुत ही सदमा लगता है, उनकी मृत्यु हो जाती है जून 1761 में। और दोस्तों अगर इस लड़ाई की हम बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, तो इसमें आप बोल सकते हो कि मराठाओं के जो क्रीम फाइटर्स थे, क्रीम सैनिक जो थे, उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इसमें बुरी तरीके से मराठा हारते हैं। और मराठाओं की मीन्स कि कहाँ मराठा पूरी इंडिया में टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, राज कर रहे थे, बट इस लड़ाई के बाद मीन्स कि ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, दैट वाज ए बिग ब्लो फॉर द मराठा किंगडम। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके बाद जो पेशवा हैं उनकी डेथ हो जाती है सदमे से बालाजी बाजीराव की, और उसके बाद जो पेशवा बनते हैं उनका नाम है माधवराव। हालांकि माधवराव ने कोशिश की कि मराठा साम्राज्य को फिर से जागरूक करने की, मराठा साम्राज्य को फिर से एक नए मुकाम पे ले जाने की, तो इन्होंने जो कोशिश जरूर करी थी। और इन्होंने जैसे कि आप देखोगे कि इन्होंने निजाम को हराया, फिर इन्होंने जो हैदर अली ऑफ जो मैसूर है, उनको भी इन्होंने ट्रिब्यूट देने के लिए कंपेल कर दिया कि भाई आप फिर से वही गलती कर रहे हैं, ये कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी नहीं बना रहे हैं, मीन्स कि राजा वही रहेगा, बस उससे टैक्स ले लो। इससे क्या हुआ कि आपने देखा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम में किसी ने हेल्प नहीं करी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर नॉर्दर्न स्टेट में देखोगे तो इन्होंने रोहिलाज को हराया था, और राजपूत स्टेट को भी इन्होंने उनसे टैक्स कलेक्शन इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और अपनी जो पावर थी वो दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, आप जानते हो कि 1765 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, और उसके बाद जो शाह आलम है वहाँ पे पूरी तरह से हार जाते हैं ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो फिर से शाह आलम को, जो इलाहाबाद में रहते हैं उस समय पे, तो शाह आलम को ये लोग फिर से दिल्ली लाते हैं। ठीक है, 1771 ईस्वी में, और 1772 ईस्वी में माधवराव की फिर मृत्यु हो जाती है। बट इनकी मृत्यु के बाद जो भी माधवराव ने कोशिश करी थी, इसकी मृत्यु के बाद फिर से जो मराठा साम्राज्य होते हैं उसके अंदर में ही फूट पड़ जाती है, और जो भी छोटे छोटे फैक्शंस होते हैं, छोटे छोटे जो सरदार होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो लोकल जमींदार होते हैं या फिर लोकल देशमुख वगैरह होते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उन्हें देशमुख बोला जाता है, उनके बीच में आपस में कलह बनती है। एक दूसरे को सपोर्ट करने के चक्कर में यहाँ पे पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द रघुनाथ राव एंड नारायण राव। ठीक है, तो अब रघुनाथ राव चाह रहे थे कि भाई वो बने राजा। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाता है ये कि इन्होंने नारायण राव की मृत्यु करवा दी, नारायण राव को मरवा दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि मूवी वाली कहानी हो गई कि नारायण राव की वाइफ उस समय रहती है प्रेग्नेंट, तो नारायण राव की मृत्यु के बाद सवाई माधवराव का जन्म होता है। ठीक है, अब सवाई माधवराव जो होते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प करते हैं नाना फडणवीस। ठीक है, अब ये सवाई माधवराव को नाना फडणवीस ने उस समय पेशवा नियुक्त कर दिया, राजा नियुक्त कर दिया उस समय। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये जो रघुनाथ राव होता है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और ये जाता है वेंट टू EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी में हेल्प लेने के लिए। ठीक है, और
तो हेल्प लेने के लिए ये जाता है और धीरे इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से आप देखोगे कि ये हेल्प लेने जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका मिल जाता है मराठा साम्राज्य के अंदर उनके इंटरनल मैटर्स में घुसने का। और उसके बाद होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और सवाई माधवराय की मृत्यु के बाद जो राजा बनता है वो है बाजीराव टू, और बाजीराव टू वाज द सन ऑफ रघुनाथ राव। ये किसी काम का बाजीराव टू नहीं रहता है। तो और इस तरीके से अगर आप देखोगे एक और राजा होता है महारजी सिंधिया, होते हैं नॉर्दर्न साइड में होते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी अपनी पावरफुल आर्मी बनाई थी यूरोपियन स्टाइल में, और इनका एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी था, ठीक है। और शाह आलम के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल था। बट आप वही देखो कि ये लोग अंग्रेजों से लड़ने के जगह पे आपस में ही लड़ रहे थे, क्योंकि इनका जो बिटर रिलेशनशिप था नाना फडणवीस के साथ था। और आप देखोगे महारजी सिंधिया की मृत्यु होती है 1794 में, नाना फडणवीस की मृत्यु होती है 1800 ईस्वी में, और उसके बाद कोई भी एबल रूलर नहीं बचता है। और इसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो जाती है मराठा साम्राज्य पे। तो दोस्तों क्वेश्चन यही बनता है कि मराठा साम्राज्य, द मराठा एम्पायर वाज अनेबल टू फिल द पावर वैक्यूम लेफ्ट बाय द मुगल्स, ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, ये एक मेंस के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई मराठा एम्पायर वाज अनेबल टू फिल द पावर वैक्यूम लेफ्ट बाय द मुगल्स। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप देखोगे कि लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन की बात मैं यहाँ पे इसीलिए वो कर रहा हूँ कि मान लो कि ये एक सेंटर है, ये जो सेंटर पोजीशन पे जो बंदा बैठा हुआ है ये खुद से नहीं लड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, जो लोकल रूलर्स हैं, ठीक है, उनके वो जाके लड़ रहे हैं। तो लोकल मीन्स कि जो लोकल रूलर्स हैं ना, उनके ऊपर सेंट्रल का कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं, ये एक्ट करते थे अपने अकॉर्डिंग। जो लोकल रूल है, भाई मेरा मन होगा तो मैं लड़ाई करूंगा, नहीं मन हुआ नहीं लड़ाई करूंगा। तो लोकल जो लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल अथॉरिटी की जो जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, लोकल जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे या फिर लोकल वॉरियर्स जो होते थे, उसके वो ऐसा नहीं कर पाए। और लैक ऑफ कोहेजन था विद इन द एम्पायर, बिटवीन द सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल अथॉरिटी पे जो बैठा हुआ और जो लोकल अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, दोनों के बीच में लैक ऑफ कोहेजन देखने को मिलता है, जिसके कारण से ये जो रीजनल फैक्शंस हैं तो उनको कंट्रोल करने में बहुत ही मुश्किल होती है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा जो रीजन है वीक लीडरशिप, इसमें अगर आप देखोगे शिवाजी या फिर बाजीराव वन या फिर 3 जो पेशवा बने, ठीक है, इनके बाद कोई भी एबल्ड या स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं हो पाता है। तीसरा अगर देखोगे इंटरनल डिसयूनिटी की बात यहाँ पे हो रही है कि मराठा एम्पायर जो था दैट वाज डिवाइडेड, या फिर बोल सकते हो कंपोज्ड ऑफ कन्फेडरेसी ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जैसे कि नागपुर में भोसले का शासन था, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर एंड ग्वालियर में सिंधिया। और ये हो क्या रहा था, ये तभी तक एक थे जब इनका दुश्मन मुगल साम्राज्य था। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य खत्म होते गया, ये फिर इनके अंदर की यूनिटी भी खत्म होती गई। और उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द चिफ्स एंड ये जो राजा थे, जो भोसले थे, गायकवाड़ थे, होलकर थे या सिंधिया थे, इनको पसंद नहीं था कि पेशवा इनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सरदार होते हैं इनके बीच ही फैक्शनल राइवलरी जो होती है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जिस तरीके से उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेक्निकल एडवांसमेंट था, उनके पास जो न्यू टेक्नोलॉजी थी फॉर द युद्ध के लिए, जो न्यू टेक्नोलॉजी थी, नए तकनीक की बंदूक थी, तोप्स थे, तो वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और मराठा ने कोई भी इनकरेज ही नहीं किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। उसके बाद अगर हम देखें पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स कि मराठा जो जीत रहे थे शासन को, अगर सिर्फ 3 जगह की बात छोड़ दी जाए, खानदेश, मालवा और गुजरात, इन 3 जगहों पे उन्होंने कोशिश की कि थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। उसके बाद इनका मेन मकसद, जहाँ भी ये जीतते थे, मेन मकसद होता था चौथ और सरदेशमुखी। बादमुखी वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं रहता था, और जिसके कारण वहाँ पे जो इंडियन पीपल थे उनके अंदर में कोई भी लॉयलिटी नहीं थी मराठा के लिए।
और दूसरा अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन्होंने स्थापित किया वो पूरी तरीके से मुगल के जैसा ही था। जैसे जो टैक्सेशन सिस्टम था, भाई अगर टैक्सेशन सिस्टम से पहले से ही लोग परेशान हैं, आप उसी टाइप का टैक्सेशन सिस्टम फिर से रखोगे तो क्या ही मतलब है ना। तो ये रीजन था। तो ये दोस्तों ये कुछ रीजन्स थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया, और यही वो रीजन्स थे जिसके कारण से मराठा साम्राज्य एक माइटी मराठा होने के बावजूद भी इन्होंने, मुगल ने जो वैक्यूम लेफ्ट किया था, जो पावर सेंटर जो छोड़ गए थे, खाली छोड़ गए थे, उसको मराठा फील नहीं कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।